हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी द इंडियन पेनल कोड 1860 की क्लास 7th पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने अबैटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न डील करे थे। इस क्लास में हम ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के चैप्टर को डील करेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं सेक्शन 121 से अटेम्प्ट टू वैग वार, अबैटिंग वैगिंग ऑफ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है whoever wages war against the government of India attempt to wage such war abet the waging of such war shall be punished with death and imprisonment for life shall also be liable to fine। तो इसमें हमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई वार को प्रमोट करता है या उसका अटेम्प्ट करता है या वैग करने का वार को कोई भी अटेम्प्ट या फिर उसका कमिटमेंट करता है तो उस केस में उसको डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं इसको। ए ज्वाइन करता है एक इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइन, जो इस सेक्शन में हमें बताया गया है। ठीक है, 121 ए में हम पढ़ते हैं कॉन्स्पिरेंसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। यहाँ पे बताया गया है 121 में जो वैग वार कर रहा था कोई व्यक्ति, अगर वो उसमें कॉन्स्पिरेंसी करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो आगे पढ़ते हैं हम। whoever within and without India conspire to commit any offense punishable by section 121 over conspire to overweigh by the means of criminal force and show of criminal force the central government and state government shall be punished with imprisonment for life and imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति वार को वैग करने का स्टेट के अगेंस्ट में या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करता है तो वहाँ पर वो कॉन्स्पायरेसी करता है, मतलब वो ऐसे षड्यंत्र के द्वारा किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई हार्मनी करता है तो वो अगर कॉन्स्पायरेसी में इंक्लूड होता है तो उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है 10 ईयर का, और जो कि फाइन से भी पनिशेबल होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्स्पेरेंसी अंडर दिस सेक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस इन परसुएंस देयर। यहाँ बताया गया है कोई भी कॉन्स्पेरेंसी कंस्टिट्यूट करने के लिए ये आवश्यक नहीं होगा कि वो एक्ट और इलीगल ओमिशन उसके स्थान पर आए। मतलब इफ़ एनी पर्सन हु इज़ कमिटिंग एनी ऑफेंस, तो वो अगर कोई एक्ट कमिट करता है या फिर अगर किसी ऑफेंस को कमिट करने में वो ओमिशन करता है, तो अगर वो ओमिशन और एक्ट कमिट नहीं करता है तब तक कॉन्स्पायरेसी को प्रूव नहीं करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्स्पायरेसी में अटेम्प्ट भी इंक्लूड हो सकता है। तो उससे डिपेंड करता है कि उसका इंटेंशन कॉन्स्पायरेसी का था, तो ये इससे एक्ट और इलीगल ओमिशन का स्थान लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 122 में हम पढ़ते हैं कलेक्टिंग आर्म्स विथ इंटेंशन टू वैगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बताया गया है अगर कोई हथियारों के द्वारा इस इंटेंशन से कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में क्या करता है, वैग वार करता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। whoever कलेक्ट मैन आर्म्स एम्यूनिटीज एंड अदर प्रिपेयर टू वैग वार विद द इंटेंशन आइदर वैगिंग एंड बीइंग प्रिपेयर टू वैग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो लोगों को इकट्ठा करता है या फिर हथियारों को या उसके एम्यूनेशन को, जो भी हथियारों से रिलेटेड एक्सेसरीज हैं उनको, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वैग करने का क्या है, इंटेंशन रखता है, तो वहाँ पे उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से, और इम्प्रिजमेंट जो डिस्क्रिप्शन की दी गई है 10 ईयर की, और फाइन से भी पनिशेबल होगा। ठीक है, 120 में हम पढ़ते हैं कंसलिंग विद इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वैग वार। अगर कोई व्यक्ति वैग वार को फैसिलिटेट करने के पर्पज से कोई डिजाइन को कंसिलेट करता है या कंसील करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। whoever by any act and by illegal omission, कोई एक्ट के द्वारा या इलीगल ओमिशन के द्वारा कंसील करता है एग्जिस्टिंग ऑफ एनी डिज़ाइन, इफ एनी डिज़ाइन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका एग्जिस्टेंस है उस डिज़ाइन का, उसको वो कंसील करता है टू वैग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट, ये कंसीलमेंट फैसिलिटेट करता है एंड नोइंग टू बी लाइकली दैट सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट दैट वैगिंग ऑफ सच वार शैल बी पनिश, तो वहाँ पर वो वार को वैग करने के लिए उसको पनिश
पनिश किया जाएगा 10 ईयर के पनिशमेंट से और फाइन से। ठीक है। सेक्शन 124 में हम पढ़ते हैं असॉल्टिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक्सेट्रा विद इंटेंडिंग टू कंपेल एंड रेस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रेसिडेंट को, गवर्नर को इस इंटेंशन से कंपेल करता है या उनको रेस्ट्रेन करता है उनकी लॉफुल ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो किस प्रकार पनिशेबल होगा, ये इसमें हमें सेक्शन में बताया गया है। हुएवर विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग, यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इंड्यूस करने के या कंपेल करने के इंटेंशन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट के गवर्नर को जो कि अपनी लॉफुल ड्यूटी को एक्सरसाइज करता है या उनको एक्सरसाइज करने के लिए इन लीगल पर्पज से या उनको फ्रेन करता है उन एक्सरसाइज लॉफुल पावर को करने के लिए जो कि उसके एक्सीड में है, बियॉन्ड में है, प्रेसिडेंट गवर्नर को असोल्ट करता है, wrongful रेस्ट्रेन करता है या अटेम्प्ट wrongfully restrain, overwhelm by the means of criminal force and show of criminal force, attempt to overwhelm, and the president of governor shall be punished with imprisonment of either description which may extend 7 years, shall also be liable to fine। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में या स्टेट के गवर्नर के अगेंस्ट में उनकी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उनको क्या करता है, रेस्ट्रेन करता है कि आप इस एक्सीड तक पावर यूज़ नहीं करोगे, या फिर उनको उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक्सीड में क्या करता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है या उनको फोर्स दिखाता है या ओवरवेव का अटेम्प्ट करता है, तो वो पनिश होगा 7 ईयर के पनिशमेंट से और फाइन से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 124A पढ़ते हैं जिसमें हम सेडिशन पढ़ते हैं। सेडिशन, देशद्रोह, इसमें क्या इंक्लूड होगा कि हुएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन, जो कोई वर्ड्स के द्वारा या कुछ बोल कर या लिख कर या शाइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या अदरवाइज ब्रिंग एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड एंड कंटेम्प्ट एंड एक्साइट टू अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन toward the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to with fine may be added, and with imprisonment which may extend to 3 years, which may be fine may be added with फाइन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ड्स के द्वारा, क्या तो वो बोलकर या लिखकर या साइन के द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या ऐसा कुछ अटेम्प्ट करके जिसमें वो हेटर मतलब कि हार्मनी क्रिएट करता है स्टेट के अगेंस्ट में या सेंट्रल के अगेंस्ट में, कोई भी ऐसी कि वो लोगों के बीच में ऐसा कोई स्टेट के अगेंस्ट में या उनकी देशभक्ति की भावना को ख़त्म करता है या एक्साइट टू अटेम्प्ट इसमें डिसअफेक्शन लाता है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट पनिश करेगी उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से पनिश करेगी, जिसमें कि किस एक्सटेंट तक वो कर सकती है, 3 ईयर के एक्सटेंट तक, और फाइन भी इंक्लूड कर सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन का मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है जिसमें डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ एनिमिटी, तो स्टेट के अगेंस्ट में या सेंट्रल के अगेंस्ट में या फिर कोई अपनी कंट्री के अगेंस्ट में किसी को डिसलॉयल्टी या फिर एनिमिटी की फीलिंग को क्रिएट करेगा, तो उस केस में उसको इन प्रोविजन के अनुसार पनिश किया जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में हम पढ़ते हैं, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or abetting to excite hatred and contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। तो यहाँ पे बताया गया है कि कमेंट एक्सप्रेस करना जहाँ पर डिसअप्रोबेशन है और मेजर्स करता है गवर्नमेंट का इस व्यू से कि वो ऑब्टेन कर सके वो अल्ट्रेशन लॉफुल मीन्स के द्वारा कोई अल्ट्रेशन कमेंट करके, तो विदाउट एक्साइटिंग, यहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है या हेटर का कोई भी एक्साइटमेंट प्रोविज़न नहीं है या कंटेम्प्ट नहीं है, डिसअफेक्शन नहीं है, तो वो ऑफेंस को क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 में हम पढ़ते हैं, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे वही चीज़ हमें बताई गई है, उसमें बताया गया था हमें कि किसी भी तो यहाँ पे सेकंड में हमें बताया गया था कि किसी भी कमेंट को एक्सप्रेस करके जिसमें कि कोई ऑब्टेन है लॉफुल मींस के द्वारा अल्ट्रेशन करने का, लेकिन वहाँ पर कोई हेटर्ड और कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन नहीं है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, तो थर्ड में भी हमें वही प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर एक्शन के द्वारा अगर वो कमेंट एक्सप्रेसिंग होता है या डिसअप्रोबेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट एक्साइटिंग एन अटेम्प्ट टू एक्साइट हेटर्ड एंड
कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन, तो यहाँ पे भी वो ऑफेंस में कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। सेक्शन 125 में हम पढ़ते हैं वैगिंग वार अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन एलियंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, whoever wages war against the government of Asiatic power in alliance and at the peace with the government of India attempt to wage such war abets the waging of such war shall be punished with imprisonment for life, to which the fine may be added with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and to which the fine may be added with fine। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी टेरिटरी में कोई एशियाटिक पावर है एलियंस में, उसके अगेंस्ट में अगर वैगिंग वार करते हैं तो यहाँ पर एशियाटिक पावर के अगेंस्ट में और पीस के पर्पज से नहीं करते हैं या वैग वार करते हैं या अबैड वैगिंग वार, तो उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से, जिसमें किस डिस्क्रिप्शन की होगी, 7 ईयर की पनिशमेंट होगी और फाइन भी एडेड होगा। ठीक है। सेक्शन 126 में हम पढ़ते हैं कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट के साथ में, उसकी पावर के साथ में पीस करने के पर्पज से इंडिया की किसी भी टेरिटरी में अगर कोई डिप्रेडेशन कमिट करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। Whoever commit depredation and makes any preparation to commit depredation on the territory of any power in alliance and at the peace with the government of India shall be punished with imprisonment of either description for which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and forfeit of any property used and intending to be used in committing of such depredation acquired by such depredation। तो यहाँ पर कोई ऐसा काम करके कि वो डिप्रेडेशन कमिट करता है जहाँ पर वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी में ऐसा कोई डिप्रेडेशन करता है तो उसको पनिश किया जाएगा 7 ईयर से, और उसकी पनिशमेंट होगी कि वो जिस प्रॉपर्टी पर डिप्रेडेशन होता है उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, फोरफेच कर दिया जाएगा और एक्वायर कर दिया जाएगा अगर कमिट होता है, और 7 ईयर फाइन से पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 127 में हम पढ़ते हैं रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर एंड डिप्रेडेशन मेंशन इन सेक्शन 125 एंड 126। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कोई प्रॉपर्टी किसी वॉर के द्वारा एक्वायर्ड होती है, डिप्रेडेशन के द्वारा एक्वायर्ड होती है, जो कि हमें सेक्शन 125 126 में बताया था, उसका हमें आगे क्या इफेक्ट होता है ये हम पढ़ते हैं। Whoever receiving any property knowing that same has been taken in the commission of any of the offence mentioned in section 125 and section 126 shall be punished with imprisonment of description 7 years and shall also be liable to fine and forfeit of the property so received। तो यहाँ पर अगर डिप्रेडेशन से या फिर 126 में वार से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, कोई एक्वायर हुई है प्रॉपर्टी, तो वो हम क्या करेंगे, उसमें पनिश करेंगे जो डिस्क्रिप्शन की है 7 ईयर की और फाइन से, और उस प्रॉपर्टी को क्या है, फोरफेच कर दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 128 पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट वॉलंटली अलाउिंग प्रिजनर ऑफ स्टेट एंड वार टू एक्सकेप। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट वॉलंटली अलाउ करता है प्रिजनर, स्टेट के प्रिजनर को या फिर वार से कोई प्रिजनर को हम क्या करते हैं, कन्फाइन करते हैं, तो उसको भागने के लिए अगर वो वॉलंटली अलाउ करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पब्लिक सर्वेंट को कैसे पनिश किया जाएगा। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner and prisoner of the war voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined। तो उस प्रिजनर को अगर कंफाइन किया गया है तो उसको पनिश किया जाएगा उस पब्लिक सर्वेंट को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से, और इम्प्रिजमेंट जो डिस्क्रिप्शन का होगा 10 ईयर का और फाइन से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 129 पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग होता है उस प्रिजनर से जो कि भाग गया है। एज इन नेग्लिजेंसली कोई प्रिजनर पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी से भाग गया है तो उसका क्या इफेक्ट है। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner and prisoner of the war negligently suffer such prisoner to escape from any place of confinement in which the prisoner is confinement shall be punished। तो उस प्रिजनर, उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा जिसमें कि सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी 3 ईयर की और फाइन से। ठीक है। सेक्शन 130 में हम पढ़ते हैं एडिंग एक्सकेप ऑफ रेस्क्यूइंग एंड हार्बरिंग सच प्रिजनर। तो यहाँ पे किसी भी भागे हुए अपराधी को शरण देना और उसको रेस्क्यू बचाना या उसकी सहायता करना, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। Whoever knowing aid and assist any state prisoner and prisoner of the war in escaping from lawful custody and rescue attempt to rescue any such prisoner, harbor and conceal of any prisoner who has escaped from lawful custody or offers an attempt to offer any resistance to the recapture of any such prisoner shall be punished imprisonment for life with imprisonment
imprisonment of either description which may extend for 10 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ पर किसी भी अगर भागे हुए अपराधी को शरण देना, उसको बचाना या उसकी सहायता करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको पनिश किया जाएगा लाइफ इम्प्रिजमेंट से, और इम्प्रिजमेंट जो कि 10 ईयर के एक्सटेंड तक हो सकती है, और फाइन से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, ए स्टेट प्रिजनर एंड प्रिजनर ऑफ द वार हु हैज परमिटेड टू बी एट ए लार्ज ऑन हिज पैरोल। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई स्टेट का प्रिजनर है या वार का कोई प्रिजनर है जिसको परमिट किया गया है कि वो लार्ज पैरोल पर है विथिंग सर्टेन लिमिट्स इन इंडिया, इंडिया की लिमिट्स के अंतर्गत, इज सेड टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, और वो लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ माना गया है, मतलब उसको बताया गया है इफ़ ही गोज बियॉन्ड द लिमिट्स विथिंग विच ही इज़ अलाउड टू बी एट लार्ज। तो अगर वो व्यक्ति पैरोल पर है इंडिया की लिमिटेड टेरिटरी में और वो उनसे भागकर इंडिया की उस लिमिट से बाहर जाता है, तो ऐसे माना जाएगा कि जैसे वो लॉफुल कस्टडी से भागा गया है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 7, जिसमें हम ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट होता है किसी आर्मी के अगेंस्ट में या नेवी या एयरफोर्स से अगेंस्ट में, तो उनका क्या इफेक्ट होगा ये हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 131 पढ़ते हैं, जिसमें अबेटिंग म्यूटिनिटी अटेम्प्ट टू सिड्यूस सोल्जर, सेलर, एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन को सिड्यूस करना, अटेम्प्ट करना उसका, या अबेटिंग करना म्यूटिनिटी का, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर अबेट्स द कमिटिंग ऑफ एनी म्यूटिनिटी, मतलब अगर कोई व्यक्ति उनको अबेट करता है कि म्यूटिनिटी को कमिट करने के लिए उस ऑफिसर, सोल्जर, सेलमैन को या आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के ऑफिसर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटेम्प्ट या उनको सिड्यूस करता है उन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन को उनकी ड्यूटी से, जिसमें वो एलिजेंस और उनकी ड्यूटी से, तो उनको इफेक्ट किया जाएगा, तो उनको क्या है, पनिश किया जाएगा, जिसमें कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, और इम्प्रिजमेंट जो डिस्क्रिप्शन की दी गई है हमें 10 ईयर की, और फाइन से पनिशेबल होगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफिसर, सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन इंक्लूडिंग एनी पर्सन सब्जेक्ट टू एनी आर्मी एक्ट 1950 एंड द नेवल डिसिप्लिन एक्ट एंड इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 एंड द एयरफोर्स एक्ट 1950 एज द केस में भी। तो यहाँ पर जो सेक्शन वर्ड इंक्लूड किए गए हैं, सोल्जर, सेलरमैन, इनको हम डील करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इन एक्ट के हिसाब से इनका डील करेंगे। ठीक है, इनके लिए अलग प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन 132 में हम पढ़ते हैं, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनिटी इफ म्यूटिनिटी इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ देयर। यहाँ पर किसी भी क्या है, सोल्जर, सेलरमैन, एयरमैन को अबेट करना म्यूटिनिटी करने के लिए, अगर म्यूटिनिटी कमिट हो जाती है उन कंसिक्वेंस में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार पनिशेबल होंगे। हूएवर अबेट्स द कमिटिंग ऑफ म्यूटिनिटी बाय एनी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ द म्यूटिनिटी इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस एंड अबेटमेंट शैल बी पनिश विद डेथ एंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड 10 ईयर्स शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो यहाँ पर उसको डेथ की पनिशमेंट मिल जाएगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की, और इम्प्रिजमेंट किस एक्सटेंड तक होगी, 10 ईयर तक होगी, और फाइन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, सेक्शन 133 में हम पढ़ते हैं, अबेटमेंट ऑफ असोल्ट बाय सोल्जर, सेलर, एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी व्यक्ति को, वो जो कि सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन है, तो उसकी सुपीरियर ऑफिसर पर असोल्ट करने के लिए अबेट किया जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा अपनी ड्यूटी में एग्जीक्यूशन करते टाइम। whoever abet any assault by officer, soldier, sailor, airman in his army, navy and air force of the government of India on any superior officer in being execution of his duty shall be punished with imprisonment। तो यहाँ पर उनको इम्प्रिजमेंट मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन की होगी 3 ईयर की, और फाइन से पनिशेबल होंगे। ठीक है, सेक्शन 134 में हम पढ़ते हैं, अबेटमेंट ऑफ सच असोल्ट इफ असोल्ट इज कमिटेड। तो यहाँ पर अगर असोल्ट का क्या है, अबेटमेंट करते हैं, और अगर असोल्ट कमिट होता है तो उसके लिए किस प्रकार पनिशेबल होंगे। whoever abets any assault by officer, soldier, sailor and airman in the army, navy, air force of the government of India on any superior officer being in execution of his office shall be, if the assault, अगर वो assault commit होता है in consequence of that abatement, तो वहाँ पनिशेबल होंगे 7 ईयर से, एंड फाइन से पनिशेबल
होंगे, ठीक है। अबेटमेंट एंड डिजर्टेशन ऑफ सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन, तो यहाँ पे क्या है, उनको डिजर्शन से करने के लिए अबेट किया जाता है सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन को, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर, जो कोई व्यक्ति अबेट्स करता है डिजर्शन किसी भी ऑफिसर को, सोल्जर, सेलर, एयरमैन को, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, तो उनको पनिश किया जाएगा, जो इम्प्रिजमेंट किस डिस्क्रिप्शन की होगी, 2 ईयर की पनिशेबल होगी एंड फाइन से पनिशेबल होगी। सेक्शन 136 में हम पढ़ते हैं हार्बरिंग डिजर्टर, हुएवर एक्सेप्ट हैज accepted knowing and having reason to believe that an officer, soldier, sailorman or the airman in the army, navy, air force of the government of India has been deserted and harbors such officer and soldier, sailorman and airman shall be punished। तो यहाँ पर क्या है, उस ऑफिसर, सोल्जर, सेलरमैन को अगर शरण दी जाती है जो कि भागा गया अपराधी है, तो उसको पनिश किया जाएगा 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट से विद फाइन एंड विद बोथ के द्वारा, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन पढ़ते हैं, दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय वाइफ एंड हॉर इज हस्बैंड। तो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये प्रोविजन किस पे अप्लाई नहीं होगा, हस्बैंड को अगर वो हार्बर करती है उसकी वाइफ, तो इस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 137 में हम पढ़ते हैं, डिजर्टर कंसिल ऑन बोर्ड एंड मर्चेंट वेजल थ्रोट नेग्लिजेंसी ऑफ मास्टर। तो यहाँ पे मास्टर के नेग्लिजेंसी पर वो डिजर्टर कंसील करता है बोर्ड, मर्चेंट को, तो वहाँ पर उसका क्या इफेक्ट होगा। द मास्टर एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मर्चेंट वेजल ऑन द बोर्ड ऑफ विच एनी डिजर्टर फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसील, तो उसको कंसील किया गया, उसको छुपाया गया, शैल बी इग्नोरेंट ऑफ सच कंसीलमेंट, और उस कंसीलमेंट के इग्नोरेंट के कारण तो वो लाइबल होगा, वो पेनल्टी जहाँ पर 500 रुपीज़ की होगी। एंड इफ़ ही माइट हैव बीन नोन ऑफ सच कंसीलमेंट, और ये जाना जाता है कि उस कंसीलमेंट से नेगलेक्ट हुई है उसकी ड्यूटी मास्टर की, और यह पर्सन इंचार्ज था अबाउट सम डिसिप्लिन ऑफ द बोर्ड एंड वेजल, तो उसमें वहाँ पे पेनल्टी अप्लाई हो जाएगी 500 रुपीज़ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 138, जिसमें अबेटमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ इन सबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन। यहाँ पे कोई अबेटमेंट का एक्ट किया जाता है सबॉर्डिनेशन में, जो कि सोल्जर, सेलर, एयरमैन है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसमें किस प्रकार दंड दिया गया है, ये हम आगे पढ़ते हैं। Whoever abets and what he know to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor and airman in the army, navy and air force of the government of India shall, if such act of insubordination be committed in consequence of that abatement, with punishment with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 month and with fine and with both। तो यहाँ पे बताया दिया गया कि अगर कोई सबॉर्डिनेशन में कोई अबेटमेंट किया जाता है किसी ऑफिसर के द्वारा, तो वहाँ पर उसको 6 मंथ की फाइन की और उसके दोनों के द्वारा पनिशेबल होगी, ठीक है। सेक्शन 138 जो हमारा मरीन से रिलेटेड, जो कि समुद्र से रिलेटेड प्रोविजन एक्ट दिया गया है, नेवल फोर्स से रिलेटेड है, तो उनका प्रोविजन अलग दिए गए हैं, तो इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 139 में बताया गया है, पर्सन जो कि सर्टेन एक्ट में इंक्लूड किया गया है, जो कि आर्मी एक्ट है या नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, तो इनके हिसाब से डील किया जाएगा, इसे भी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 140 में हम पढ़ते हैं, वीयरिंग, ग्रैब एंड कैरिंग टोकन यूज बाय सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति जो कि सोल्जर, सेलर, एयरमैन की जो मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स सर्विस में काम करता है, इंडियन सर्विस में, उनकी क्या है, वो पोशाक को ग्रैब करता है या कैरिंग टोकन ले जाता है, जो रिजेंबल करता है कि ग्रैब एंड टोकन यूज बाय उस सोल्जर, सेलर, एयरमैन के द्वारा ही रिजेंबल करता हो या यूज करता है, विद द इंटेंशन दैट इट मे बी बिलीव दैट ही इज, तो ये माना जाता है कि वो सोल्जर, सेलर, एयरमैन है, तो उसको पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 3 मंथ्स की पनिशमेंट है विद फाइन एंड 500 रुपीज विद बोथ से पनिशेबल होगा, ठीक। तो इस क्लास में हमने स्टेट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है या सेंट्रल के अगेंस्ट में या उनकी टेरिटरी पर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, वो रिलेटेड प्रोविजन डील करें, और या फिर कोई भी जो ऑफिसर है जो कि आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स का है, उनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो वो वाले प्रोविज़न हम इसमें डील करें। तो ये चैप्टर हमें एक बार रीड आउट करने की ज़रूरत है, ये क्लास को हमें एक बार नॉर्मली पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 8 है, जिसमें हम ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटीज़ के हैं, ये प्रोविज़न हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।